आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स के जन्मदिन के अवसर पर, उसकी विचारधारा पर, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक बेचैनी उन साम्राज्यवादियों के बीच में पैदा कर दी और एक नया विचार पूरी दुनिया को दिया। वो विचार क्या था, वो क्या कौन सी विचारधारा थी, उस पर बातचीत करने के लिए उसका दर्शन क्या था, क्यों वो किसकी पैरवी कर रहा था, वो तमाम सवाल आज हम हमारे बीच में जो जनवादी लेखक संघ राज्य के महासचिव एवं उपन्यासकार मास्टर रोहतास जी हैं, आज उनसे जानना चाहेंगे कार्ल मार्क्स के इस जन्मदिन के अवसर पर कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी। तो मैं आज अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से कर सकता हूँ कि आज की दुनिया और कार्ल मार्क्स एक दूसरे के संपूरक है। आज की दुनिया कार्ल मार्क्स की विचारधारा के बिना बिल्कुल ही अदुनिया है। उस पर हम अपनी बातचीत में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जर्मनी के अंदर पैदा हुए और उन्होंने समाज को जो चिंतन प्रदान किया, आज वो चिंतन पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर विद्यमान है। साथियों, कार्ल मार्क्स एक महान समाज वैज्ञानिक, भौतिकवादी दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, आप एक साहित्यकार, पत्रकार, कोई भी ऐसी शैक्षणिक विधा नहीं है जिसने कार्ल मार्क्स से कुछ ना कुछ ग्रहण ना किया हो। कोई भी वैज्ञानिक चिंतन का व्यक्ति जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करता है वो कार्ल मार्क्स से ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेता है। जैसा कि हमने बताया, कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के अंदर पैदा हुए, मध्यम वर्ग के अंदर। उनके पिताजी वकील थे और ठीक ठाक घर में गुंजाइश थी, और पिताजी की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर वकील बने। कार्ल मार्क्स भी, उन्हें भी बुद्धि विरासत में मिली थी और पढ़ाई के अंदर वो ऐसे नहीं थे कि कोई कमज़ोर विद्यार्थी, इंटेलिजेंट जो उस समय विद्यार्थी होते थे उनके अंदर वो शामिल थे। खैर, कार्ल मार्क्स ने बाप की इच्छा के अनुरूप वकालत तो नहीं पढ़ी, दर्शन शास्त्र को पढ़ा और दर्शन शास्त्र को पढ़कर दर्शन शास्त्र के जितने भी वर्ग मौजूद थे, आयाम मौजूद थे और समाज के अंदर दर्शन शास्त्र का क्या योगदान हो सकता है, उस योगदान को समझते हुए उन्होंने भौतिकवादी दर्शन शास्त्र को अपनाया। इसलिए जब उन्होंने अपनी पीएचडी भी की तो उस बहुत पुराने समय के जो भौतिकवादी दार्शनिक थे उनको अपना विषय बनाया और वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, बन भी सकते थे, क्योंकि उनके पास जो आखिरी डिग्री होती है डीलिट की वो थी। यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोफेसर का पद देने के लिए तैयार भी थी, लेकिन जब वो पढ़ते थे उसी समय ही वहाँ के जो जर्मनी के दार्शनिक थे जिनका विचार पूरी जर्मनी के अंदर, पर्शिया था उस वक्त तो राज्य बड़ा जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, इसलिए उस समय जर्मनी का कोई ऐसे अस्तित्व नहीं था। लेकिन पर्शिया राज्य के अंदर जो सबसे पूरी जर्मनी के जितने भी हिस्से थे उनके अंदर हीगल का विचार जो था, द्वंद्वात्मक विचार, कि हीगल ने बताया कि समाज जो बदलता है या दुनिया जो बदलती है, प्रकृति जो बदलती है, उसके अंदर दो तरह के विचार, दो तरह के वाद काम करते हैं और उनके बीच में लगातार द्वंद टकरार रहती है और अंत एक नया विचार निकल कर आता है। इससे जर्मनी के जो लोग थे वो सभी इस विचार को लेकर बहुत प्रभावित हुए। लेकिन हीगल का जो दर्शन था वो भौतिकवादी दर्शन नहीं था, यानी वैज्ञानिक दर्शन नहीं था, भाववादी दर्शन था, क्योंकि वो प्रकृति की बजाय भगवान को ज़्यादा महत्व देते थे, ईश्वरवाद दर्शन था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये महसूस कर लिया कि पदार्थ जो है वो अपने ही गुण धर्म या अपने ही उसकी जो गति है उससे उसका विकास होता है। इसलिए उन्होंने इसके भाववादी भाव को छोड़कर द्वंद्वात्मक
आध्यात्मिकता को तो अपनाया, लेकिन उसके साथ भौतिकवाद जो है जोड़ दिया, यानी वैज्ञानिक समझ को उन्होंने उठा लिया। तो कार्ल मार्क्स ने जो दर्शन अपनाया, वो दर्शन भौतिकवादी जो दर्शन था वो उन्होंने समाज पर लागू करने के लिए उसका सारे जीवन भर प्रयास करते रहे। आज भी जब हम दुनिया के अंदर या शैक्षणिक जगत के अंदर कार्ल मार्क्स के दर्शन की बात करते हैं, जबकि बहुत सीधा साधा सरल दर्शन है, कबीर की तरह का जो दर्शन है सीधा सरल, उसी तरीके का दर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी या तो उसको बताने वाले जो हैं वो उस तरीके से नहीं बता पाते, या विद्यार्थी बताने के बाद समझ नहीं पाते, ये एक दुविधा बनी हुई है। और जबकि यह आज की जो दुनिया है वो कार्ल मार्क्स के बगैर बिल्कुल अधूरी दुनिया है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ाया जाता हो या उनके ऊपर कोई न कोई बात ना होती हो। हालांकि जब कार्ल मार्क्स इस दुनिया से गए तो ये भी प्रचार है कि नफरत करने वाले उन्हें ज़्यादा थे और उन्हें चाहने वाले बहुत कम थे, लेकिन जो चाहने वाले थे वो बिल्कुल उनको दिल से चाहने वाले थे, पक्के चाहने वाले थे, और उन्होंने महसूस भी कर लिया था कि भी कार्ल मार्क्स का जो रास्ता है उसके अंदर हमारी मुक्ति है। कार्ल मार्क्स के जो रास्ता है या कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है, उस दर्शन के अंदर किस वर्ग की मुक्ति है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कार्ल मार्क्स ने उस समय महसूस किया था जब वो नौकरी उन्हें नहीं प्राप्त हुई, तो उन्होंने पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बनाया और पत्रिका के अंदर, अखबार के अंदर जो है वो अपने लेख लिखने उन्होंने शुरू कर दिए। और जब लेख लिखे, उनके लेख जो लोग थे बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बल्कि उनके उस पत्रिका में आने के बाद उस पत्रिका की संख्या हज़ारों से एकाएक लाखों में चली गई और उनके लेखों को बहुत पसंद किया जाता था। तो इससे प्रमाणित तो हो गया था उसी समय समाज के अंदर कि जो कार्ल मार्क्स की जो बात है वो समाज को समझ में आ रही है, और एक बड़ा जो वर्ग समाज के अंदर जो मौजूद है उस समय, जो सर्वहारा वर्ग जिसे कहा गया, यानी श्रमिक वर्ग, उसके हित की बात है। लेकिन वहाँ का जो शासक वर्ग है उसे ये आभास ही नहीं था, बल्कि उसे पक्का दृढ़ विश्वास था कि इसकी जो विचारधारा है, जो लोग इसकी बातों को जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और गौर से इसके साथ एक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी राजशाही के खिलाफ है। उस समय पर्शिया जो था वो उसके अंदर राजशाही थी, बुर्जुआ वर्ग तो जो था, पूंजीपति वर्ग जो था वो उभर रहा था, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि उभर चुका था। पूंजीपति वर्ग का राजशाही के अंदर बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास को बहुत ध्यान से, गौर से देखा, और उस इतिहास को गौर से देखने के बाद ये महसूस किया कि जब मनुष्य सभ्यता के अंदर मनुष्य ने कदम रखा, उसी समय से दो वर्गों के अंदर उसका विभाजन हो गया। एक ऐसा समाज जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया, और एक ऐसा समाज शेष रह गया जो बड़ा समाज था, जो उत्पादन के साधनों पर कब्जा नहीं कर पाया, बल्कि जिन लोगों के उत्पादन के साधन थे उन पर अपना श्रम करके या उन लोगों के हाथ अपना श्रम बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। तो कार्ल मार्क्स जो है इस समाज को, इस इतिहास को जिन चरणों में बांटा कि पहले मनुष्य जो था आदि अवस्था में रहता था, जब कोई उसके पास संपत्ति नहीं थी, सिर्फ उसकी चिंता अपने जीवन की रक्षा करना और पेट भरना था। लेकिन जैसे ही मनुष्य की चेतना का विकास हुआ और उसके अंदर प्रकृति को समझने के साथ साथ प्रकृति पर विजय पाने की एक अक्षमता उसके अंदर पैदा हुई, जो मनुष्य उस समय मनुष्य जाति के अंदर तेज तरार जो ज़्यादा मजबूत लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे उत्पादन के साधनों को अपने वश में किया और बची हुई जाति उसको उन्होंने अपना दास बनाया। तो उसको उन्होंने दास प्रथा कहा, और उसके बाद दास प्रथा के बाद जब अगला समाज बना वो कृषक दास का बना,
और उसके बाद जो समाज बना पूंजीपतियों का, सामंतवादी समाज और फिर पूंजीपति वर्ग। तो इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके समाज को जो समझा उसका आधार पूरी तरह वैज्ञानिक आधार था। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता, इतिहास जो है पूरी दुनिया, समाज जो है, पूरा समाज, पूरी जनता मिलकर बनाती है। इस कार्ल मार्क्स की ये जो बात थी, उस समय तक जो इतिहासकार थे वो मानते थे कि समाज के अंदर या दुनिया के अंदर कोई महान पुरुष पैदा होता है और उसके बाद वो जो महान पुरुष होता है वो समाज के अंदर बदलाव लाता है, क्रांति करता है और समाज को आगे लेकर चलता है। कार्ल मार्क्स ने ये बात बिल्कुल जो है ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वर्ग संघर्षों का इतिहास है। एक वर्ग जो है वो शोषण करता है, दूसरा वर्ग जो है वो उसका शोषण होता है, शोषित है। इसलिए इन वर्गों के बीच में जब लगातार टकराव संघर्ष होता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि जो दो वर्ग जो है आपस में इनके हित जो है बिल्कुल विरोधी हो जाते हैं और ये जो है आपस में जो वर्ग जो है एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर देता है, जो शोषित वर्ग होता है, और तब क्रांति होती है और समाज के अंदर उस वर्ग की सत्ता कायम हो जाती है जिसने क्रांति की है। और उसके बाद जब फिर अगला समाज आता है उसके अंदर भी एक शोषित वर्ग पैदा हो जाता है। कार्ल मार्क्स के समय पूंजीपति वर्ग जो था वो शोषित वर्ग था और सरवारा वर्ग था जो मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था। पूंजीपति वर्ग जो था वो शोषक वर्ग था और जो सरवारा वर्ग था, मजदूर वर्ग था, जो मेहनत करके खाता था, वो शोषित वर्ग था। तो इन दो वर्गों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना सारा दर्शन का विकास किया। हम जो बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स को लेकर उनके जन्मदिन पर, और ये भी बता रहे हैं साथ साथ इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ल मार्क्स और आज की दुनिया का गहरा संबंध है। आज की दुनिया ही नहीं है मार्क्स के बगैर, मार्क्स के दर्शन के बगैर, उसके चिंतन के बगैर, उसके व्यक्तित्व को समझने की अगर हम कोशिश नहीं करते तो आज की दुनिया को हम बिल्कुल उसको मतलब जो ठुकराते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स पर आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 मिनट में जो है हम अपनी बात नहीं रख पाते, इसलिए हम चाहते हैं कि इस चैनल पर 2 टुकड़ों में बात करें और अगले जो भाग होगा हमारा, ये पार्ट 1 है, उसके अंदर हम मार्क्स का ये चिंतन जो जिसके अंदर धार आई और कौन आदमी इसके साथ आकर मिला, क्योंकि मार्क्सवाद भी फ्रेडरिक एंगल्स के बिना अधूरा है। तो इसलिए दोनों साथियों ने मिलकर कैसे समाज विकास के लिए दुनिया को बेहतरीन दर्शन दिया, जो आज सब लोगों के काम का दर्शन है, जो मेहनत करके, श्रम करके इस समाज के अंदर नया मानवतावादी समाज बनाना चाहते हैं और वो अपना एक रास्ता जो बनाते हैं वो मार्क्सवाद से होकर गुजरता है। तो धन्यवाद।